आज मेरी छोटी बहन पूनम की शादी थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी हूँ। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को डरा धमका दिया कि शादी के बाद पति कम उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। पूनम अब डर गई और शादी करने के लिए मना करने लगी और फिर वह वॉशरूम में जाकर छुप गई। मैं उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था। अब मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी क्योंकि मेरा पति तो एक दोस्त, मेरा नाम अर्चना है। मैं खूबसूरत भी हूँ और खुश नसीब भी, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन पूनम ने गिरहान लगा दिया था। मैं प्यारी थी जबकि वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर पूनम ना होती तो अर्चना के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश पूनम ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर पूनम अब पोजीशन से रहने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसके मुझे मौत दे रही थी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला जा रहा था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश पूनम कहीं दूर चली जाए जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। धीरे धीरे मेरा दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया कि मैं उसके मरने की भी दुआ मांग रही थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा रही थी। उसको बात बात पर डांटा करती, मगर ना जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान रख देती थी, मेरा बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त तो दीदी दीदी कहती, मुझे मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुशी भी और चलो अच्छा है, पूनम से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई पूनम की मिसाल नहीं देखा, मगर यहाँ भी पूनम मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता था वह मुझे ना पसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरी बुआ ने कहा कि पहले पूनम की ही शादी होगी, उसके बाद अर्चना की कर देना। पहले तो मेरे पापा की ना माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी पूनम को बाजी नहीं दे सकती थी। सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे 8 साल छोटी थी। ऐसे कैसे ये सब घर बसा लेती। लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा और मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ते तो मेरे लिए आया ही करता था, लेकिन वो लोग पूनम को पसंद कर गए और फिर पूनम के लिए वो भी रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और पूनम की बारात भी आ गई। वह दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वह कोई चौथरी का चांद हो, और उसको देखते ही रह गई थी। पूनम बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लग लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या छोटी उम्र की दुल्हनों पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मारपीट कर उसके वश में कर लेंगे। यूँ लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25-26 के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर पूनम डर गई। डर के मारे मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहुत ही कमज़ोर दिल से बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दुल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पर लगाते हुए देखा तो खुशी से झूम उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं तो 28 बरस की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। पूनम ने जल्दी से अपने सर से लहंगा का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया। बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह शादी कर ले। मारपीट सही नहीं पाऊंगी। मैं तो 25 बरस की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी। लोग क्या कहेंगे और फिर मम्मी पापा को पता लगेगा तो वह क्या करेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वह भी बड़ी। पूनम बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बस मुझे बचा ले। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगे? फिर मैंने हाँ कह दी और फिर पूनम मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद वॉशरूम में जा चुकी थी और बारात आ गई और मेरी शादी राजवीर से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारा इज्जत और सम्मान बहुत था और इसी इज्जत सम्मान के खातिर हमारे घर राजवीर का रिश्ता आया था। राजवीर बहुत ही पैसे वाला था।
देखने में भी बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब राजवीर को फ़ोटो देखी थी तो ही उसकी वक्त दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि पूनम तुमसे मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ ही नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत जीने नहीं दूंगी। भले ही राजवीर मेरा एक तरफा मोहब्बत था। राजवीर अपनी शानदार हवेली में करोड़ी की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने सर ना में हिला दिया और जल्दी से बात बना दी। और पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शकुन होता है, ऐसा हमारे ख़ानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं राजवीर की सेज सजा कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ट्रॉली में घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग में हो गया था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूँगी। नौकर मेरे आगे पीछे फिरेंगे। तभी मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से बोला, पूनम कैसी हो आप? ट्रॉली के पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैं सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम राजवीर अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो कान साए साए करने लगे थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया था। राजवीर भी मुझे देखकर चौंक गया था। वह बोला, आप कौन हैं और पूनम कहाँ है? मैं बोली, राजवीर तुम लंगड़े हो, तुम अफहीज़ हो, तुम पूरी ज़िंदगी अपनी इसी व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालात देखने के काबिल थी। वह तो चुप हो गया, लेकिन मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। राजवीर बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। अभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हमारी सास बोली, क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मुझे गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जब मेरी सास की भी वही हालात हो गई थी, राजवीर की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और पूनम कहाँ है? तुम तो शायद पूनम की बड़ी बहन हो ना। मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमसे यह क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपहीज़ है? मेरे सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी राजवीर बोला, मम्मी 1 मिनट रुक जाए। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता देंगे, उससे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर अब वो आवेली मत मचाए, जाएं यहाँ से। मेरी सास का बस यही नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही खा जाए, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। मैं बेड पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं पूनम को कोसती जा रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, इतनी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। काश उसकी शादी राजवीर से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहीं पर चुकता हो जाना था, मगर मेरी तो मत मारी गई थी, जो पराई आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी कि पूनम तुम्हारा बड़ा गर्व हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। राजवीर बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा था। फिर बोला, क्यों, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा दिया है? मैं राजवीर को तरफ देखा और सोचा कि उसको क्या झूठ बोलकर मैंने करना ही क्या है। इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, इसमें मेरा साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने पूनम के साथ अच्छे से होते इसलिए उसकी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर राजवीर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? अर्चना मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे इसलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों उसकी शादी मेरे साथ होने दूँ। राजवीर बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अर्चना क्या आपने गौर नहीं किया कि मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपने मुझे मोहब्बत हो गई थी। राजवीर की आंखें लाल हो गई थी। वह बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वही बहुत है। मैं गुस्से में और रोती हुई बाथरूम में चली गई। कपड़े बदलकर बेडरूम पर बैठ गई, लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। राजवीर अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली,
मैं तुम्हें अपनी बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं भी गुस्से से बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दें। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर राजवीर को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरे इंसल्ट करने का लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे राजवीर पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान के तरस का ठेका मैंने उठा नहीं रखा है। मैं कमरे में आ गई तो राजवीर बोला, अर्चना जो होना था वह हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ। वह यह घर, यह जायदाद, आज से यह सब कुछ अब आपका है। लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना जब तक 1 महीना राजवीर के साथ रहकर इस शान शौकत को ठाट बाट कर मज़ा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाता, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था कि पूनम की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष वह मुझे ही दे रहे थे। पूनम ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे शादी करवाया था। लेकिन राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास का एक आदमी से सारी बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। जैसे सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह बोली, अर्चना इनसे मिलो, यह राजेश हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, यह भी हमारी तरह बहु बड़े जागीरदार हैं। यह कल से मेरा सर खा रहा है कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दे। अपनी सास की बात सुनकर मेरे पूनम का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना पूनम का रिश्ता इसके लिए मांग लूँ। लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वह तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम उम्र की नहीं कम सुंदर नहीं है, लेकिन यह तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास से बोला कि आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली। शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और सास मेरी इस हालात से मज़ा ले रही थी। गुस्से और जलन से मेरे अंदर से झुलसा दिया था। मैं अपने कमरे में गई और सामान को तोड़ फोड़ करने लगी, जबकि राजवीर मुझसे बेबसी से देख रहा था। अब मुझे भी सोच लिया था कि पूनम से उसका नसीब छीन कर ही रहूँगी। मैंने सोचा पहले राजेश का और पूनम का रिश्ता करवाऊँगी और फिर पूनम को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैं यह रिश्ता तोड़वा दूँगी। इसलिए मैंने अब धीरे धीरे राजेश के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी थी। एक शाम मैंने राजेश को गार्डन में बैठे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप अगर इज्जत है तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। राजेश ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वह बौखला गया और बोला, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। मेरे रोने में और तेजी आ गई। मैं बोली, राजेश आज के बाद मुझे कभी भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से अर्चना कहकर बुला सकते हैं। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अर्चना कहिए, क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हैं। मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, मैं इस तरह से अफहीज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। राजेश मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो राजवीर मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देखकर बोला, अर्चना एक बात कहूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वह बोला कि राजेश से दूर रहो, वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम वह अफहीज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर राजवीर सिर्फ खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई थी। आधी रात तो मेरी आंख सिसकू की आवाज़ से खुली थी। मैंने सर उठाकर देखा तो राजवीर खिड़की के पास बैठकर रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे लिए मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, राजवीर मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ पूनम बीच में आ गई। पूनम को किसी की तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं राजवीर को अपना नसीब मानकर राजवीर के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती तो फिर पूनम की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती, तो यहाँ पर पूनम मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं पूनम से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगा कि पूनम दिल में मुझ पर हंसती होगी। मेरी राजवीर को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी, पता नहीं इनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा सुरूर करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मैं टका सा जवाब देती,
एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। राजवीर बोला, मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव मत किया करो और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वह पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अफहीज़ अफहीज़ कहकर पुकारती है, अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वह राजेश को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी राजवीर एकदम गुस्सा से बोला, खबरदार जो आज के बाद अपने अर्चना के खिलाफ ऐसी जवान इस्तेमाल की, वो अब मेरी पत्नी है। मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में कमरे के दरवाजे का दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर राजेश खड़ा था। हैंडसम सा राजेश चेहरे पर मुस्कान सजाए मेरे सामने था। राजेश बोला, अर्चना, अगर आपका मन कहे तो मैं घूमने के लिए चलें। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजेश मुंह लटका कर चला गया। राजवीर के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस पर रवैये पर बहुत दुख था। मैंने किस तरह राजवीर को अपमानित किया, उसे अपहीस कहकर बुलाती रही और राजवीर ने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड थी कि कितने सम्मान से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में राजवीर के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसके राजवीर का ही नाम लिया है। राजवीर की मोहब्बत को झुठला नहीं सकती थी। रात को राजवीर जब कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है अर्चना, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और राजवीर के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यह सब कुछ तो मैंने अपनी बहन की दुश्मनी निकालने के लिए किया था। राजवीर जख्मी से हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से राजवीर का दिल जीत कर ही रहूँगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि मैं राजवीर के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं राजवीर के करीब आने लगी थी। अपने सारे काम अपने हाथों से करती। राजवीर मना करता रह जाता, लेकिन मैं नहीं मानती। राजेश अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। कहता, अर्चना, अब तो तुम मुझे टाइम भी नहीं देती हो। लेकिन मैंने राजेश को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे पति राजवीर के लिए है, ऐसे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने राजेश से यह भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी राजेश मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। अब बहाने में मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं उसे गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अर्चना, राजेश के लिए मैं पूनम का हाथ मांगना चाहती हूँ। पूनम कितनी खुश रहेगी ना राजेश के साथ, मगर पूनम तुम दिल छोटा मत करना। अपनी किस्मत होती है पूनम के हिस्से की जो खुशियाँ है, वह तुम उसे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उस्ता रही है, मेरी बातें क्यों करती है कि जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी पूनम का नाम मेरे सामने आ जाता था, मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैं राजवीर के खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती जाती थी, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा कर रह जाती थी। धीरे धीरे मेरे दिल में राजवीर की मोहब्बत और भी मजबूत होती जा रही थी। मैं राजवीर के सारे काम खुद अपने हाथों से खुद ही खुशी कर देती थी। राजवीर की दवाइयाँ का इंतजाम भी अब मैं अपने हाथों से ले लिया करती थी। लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग रह गई थी कि राजवीर को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 10-12 गोलियाँ एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती थी। हो सकता है इन दवाइयों से राजवीर ठीक हो जाए, इसलिए सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि राजवीर को दवाइयाँ मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ, तो मेरी सास को आगे लग गई थी। उन्होंने चीख कर पूरे हवेली सिर पर उठा ली थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर राजवीर अपनी माँ का गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप अर्चना पर इतना
गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अर्चना मेरी पत्नी और घर की बहू है। आप इसका सम्मान करें तो वह आपका सम्मान करेगी। शाम को राजवीर ने खुद अपने मुंह से दवा माफ़ी मांगी तो मैंने मना कर दिया। बोली, आज से मेरा दवा नौकर ही खिलाया करेगा। मगर राजवीर सख्ती से बोला कि अर्चना, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। राजवीर की बच्चों जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था और मैं राजवीर को अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मैंने हैरत में डाल दिया था कि जैसे ही मैं राजवीर को दवा खिलाती तो राजवीर कांपने लगता था। आज मैंने जब राजवीर के उसे कांपने की वजह पूछी तो राजवीर ने बताया, तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। इसलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर राजवीर को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैं राजवीर की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा, ये दवाइयाँ किस लिए हैं? और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवा तो बहुत ख़तरनाक है, इसे खाने से तो धीरे धीरे इंसान के पैरों की जान निकलने लगती है, पैर कमज़ोर होते चले जाते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। यह दवा तो हमारे देश में मिलती ही नहीं है। यह दवा आपको कहाँ से मिली? राजवीर भी सकते थे, आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश हैं। शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपने सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे मेरी सास मेरे कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी झिझक दिया। मेरी इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस लेकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वह मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने राजवीर को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको। राजवीर जी उस समय अपने कमरे में ही बैठा था और खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह बोली, राजवीर तो जानता ही है कि वह मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं राजवीर के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उसे बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत राजवीर के नाम कर दी थी। लेकिन मैं अपनी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। राजेश जो हमारा पड़ोसी है, मैं उससे प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। राजेश ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि राजवीर को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों राजवीर को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसे लड़की से शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके। भले ही वह लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर राजवीर की जिद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गए थे। लेकिन तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमकाकर अपने काबू में रखेंगे और जब राजवीर को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो यह सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारी बहन पूनम पर लगा देंगे। इस पर यह राजवीर की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और राजेश शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटे। मगर अर्चना, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह पूनम इस घर में बहू बनकर आती तो कभी भी इस राज तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर राजवीर ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। उसने अपनी सौतेली माँ और राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर राजेश ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें राजवीर की माँ ने सारी सच्चाई बयां की थी। राजवीर रोने लगा था। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब राजवीर की बीमारी पकड़ी गई थी और राजवीर अमेरिका गया। वहाँ जाकर राजवीर का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर को उम्मीद है कि राजवीर जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। मैंने राजवीर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिन रात एक कर दिया राजवीर की सेवा करने में। धीरे धीरे अब राजवीर चलने भी लगा है। मैं रोज़ रात को राजवीर के पैरों की मालिश करती हूँ, उसके साथ में हाथ में पकड़कर चलाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पूनम को ही माफ़ कर दिया, उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता था उसके पूनम की कोई गलती नहीं होती थी। वह तो बहुत ही मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही पूनम को माफ़ किया, पूनम की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। राजवीर भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जल्द ही राजवीर ठीक हो जाएगा और अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। राजवीर ने और मैंने अपनी साजिशों ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है। भगवान करे कि हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों।